गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ का इनविटेशन दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बैंगलोर से आ पाई हूँ। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और मैंने कुछ ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बिताया आप सबके स्टॉल्स पे, आपसे बातें करी और जो सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड इस बात से थी कि आपने किस तरह से अपनी रिसर्च को पेश किया है और उसी में आपने दिखाया है कि रिसर्च का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है, उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपने जो आर्ट और स्टोरी टेलिंग को मिक्स किया है रिसर्च में, वो एक चीज़ है जो मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ और शायद हम अपने भी फाउंडेशन के काम में उसको थोड़ा और लागू करेंगे, क्योंकि किसी तरह रिसर्च करना बहुत अच्छा होता है लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस रिसर्च को लोगों तक पहुँचाना। तो थैंक यू वेरी मच मुझे ये सिखाने के लिए ये आज की छोटी सी प्रोग्राम में। तो मुझे बताया गया था कि मेरे पास कुछ 15 मिनट है स्पीच देने के लिए, लेकिन इतना लाइफ एक्सपीरियंस तो मुझे भी है कि यंग लोगों को 15 मिनट का लेक्चर देना अच्छा आइडिया नहीं है। तो मैं अपने तरह से सिर्फ थोड़ी सी स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज और जो मेरी जर्नी रही है इस सोशल सेक्टर में। और आप लोगों को जब देखा है तो जैसे साई गीता जी ने कहा, मुझे भी अपने शुरुआत के दिन याद आए कि जब हमने भी सोशल सेक्टर में शुरू में काम किया था। तो मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की, पॉलिसी की मैंने पढ़ाई की थी और एजुकेशन में वो बहुत थ्योरेटिकल था, क्लासरूम में बैठ के पेपर्स लिखे थे, खूब रिसर्च भी की थी। लेकिन वहाँ से जब मैं 25 साल की थी करीब, तब मैं मुंबई आई और मेरी सबसे पहली नौकरी थी यूनिसेफ के साथ और मेरा पहला दिन मुझे एमपीएसपी के ऑफिस भेज दिया गया। आप लोगों में से पता नहीं कौन फेमिलियर है एमपीएसपी से, लेकिन वो महाराष्ट्र का प्राथमिक शिक्षा परिषद है और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था स्टेट के बारे में, सिस्टम के बारे में। थोड़ी बहुत एजुकेशन की पेडागॉजी करिकुलम मैंने पढ़ा था, लेकिन सिस्टम क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो मुझे भेज दिया गया और मुझसे कहा कि आपने कल ही यवतमल जाना है। तो मैं जोशी ज़रूर हूँ लेकिन मुझे मराठी नहीं आती तो मैंने सोचा कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी और एक बहुत ही काइंड इंडिविजुअल थे जिन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही कोई डरा हुआ लग रहा है, तो उन्होंने ऑफर किया कि वो मेरे साथ जाएंगे और हम दोनों यवतमल को गए अगले दिन। यवतमल एक ट्राइबल एरिया है, बहुत ट्राइबल और बहुत पिछड़ा एरिया है जहाँ पे सिचुएशन शिक्षा में, हेल्थ में काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे मुझे भेज दिया गया और कहा कि आपने वहाँ के जो सरकारी स्कूलों में जाके आपने सर्वे करना है और आपने सबकी टीचर्स और अफसरों की रिपोर्ट बनानी है और उनको मॉनिटर करना है। तो आप सोच लीजिए कि मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ उधर जाके इन सब लोगों की रिपोर्ट करने, और मैं क्या रिसर्च करूँगी, मुझे क्या समझ आएगा। कोई बात नहीं, मैं पहुँच गई, मेरे पास एक सर्वे फॉर्म था और मैंने कोशिश तो की सर्वे करने का, लेकिन मैं कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो गई क्योंकि अगर आई डोंट नो आप लोगों ने रूरल एरिया में कितना काम किया है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो एक तो वहाँ का पूरा गवर्नमेंट का जो ढांचा है और पंचायती राज सिस्टम का भी जो ढांचा है वो बहुत कंफ्यूजिंग है और जो सारे टर्म्स मैंने सुनने को आए, सीबीओ, बीडीओ, डीईओ, विस्तार अधिकारी, सीआरपी, मेरा पूरा सर घूम गया मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे रिपोर्ट में लिखूं। उसके ऊपर से परिस्थिति वहाँ के स्कूलों की इतनी खराब थी और मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। आई डोंट नो आप लोगों को जो मुझे बहुत पसंद आया आपकी स्टोरीज में से वो ये था कि ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो आपने की है, बहुत आप में से बहुतों ने अपनी कम्युनिटीज के साथ की है या अपने से जुड़े हुए विषयों पे की है, जो बहुत ही खूब चीज़ है। मेरे लिए ये अनुभव बिल्कुल अलग था क्योंकि मैं एक पूरी अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जा रही थी जहाँ पे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे जैसे रियलिटी चेक कहते हैं ना, वो हो रहा था कि ऐसी भी पीड़ा है, इतनी भी पॉवर्टी है। तो ये सब चीज़ें देखकर और अपने आप को बिल्कुल इनएडिक्वेट समझते हुए मैं मुंबई वापस लौटी। और उस रात मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं लिखती हूँ और आज मुझे पता चला कि वो एक काफ़ी हेल्दी कोपिंग हैबिट है। तो मैंने उस हेल्दी कोपिंग हैबिट को लेते हुए मैंने एक डायरी एंट्री लिखी और यहाँ आने से पहले मैं उस एंट्री को पढ़ रही थी जो 2013 में लिखी थी मैंने। और उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं बहुत मायूस हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये नौकरी हो पाएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुल एजुकेशन स्पेशलिस्ट बन पाऊंगी, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता है कि समाज की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि ये नहीं सुलझ सकती। तो मैंने ये करियर ही क्यों चूज़ किया, मैं कॉर्पोरेट में काम कर लेती अच्छा रहता। लेकिन फिर मुझे हौसला मिला रिसर्च से।
तो यूनिसेफ में हमारा काम था सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देना, सुझाव देना कि एजुकेशन का सिस्टम कैसे इम्प्रूव किया जाए और क्या क्या गैप्स हैं और क्या क्या मुश्किलें हैं। तो मैंने रिसर्च का सहारा लिया और मैंने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और डेटाबेस रिसर्च करना शुरू किया, जिससे मुझे लगा कि अगर कुछ भी बहुत ही मुश्किल है और बहुत कंफ्यूजिंग है तो सबसे पहले शायद आप लोगों से बात करें और जिन्होंने ये काम बहुत पहले कर रखा है उनसे भी समझना शुरू करें, तो विजडम को कलेक्ट करें और उसको प्रेजेंट करें। तो ये अच्छा दौर निकला थोड़ी देर, और 1-2 साल बाद मैं थोड़ी आगे बढ़ती गई और 2 साल में मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करने लग गई, उनका बजट बनाने में। तो जब बजट बनाना था पूरे स्टेट डिपार्टमेंट का, तो ये प्रक्रिया यही होती है कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट से और बहुत सारे ग्रामों से पूछना होता है कि आपने कितना पैसा खर्च करना है, क्या करना है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि जो 2-3 साल मेरा बहुत रिसर्च में विश्वास रहा, वो उस एक एक्सपीरियंस में मेरी थोड़ा विश्वास डोलने लगा, क्योंकि मुझे पता लगा कि स्टेट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कहीं से डेटा नहीं आ रहा था, कहीं से इनकम्प्लीट आ रहा था और डेडलाइन आती जा रही थी। तो अंत में जो हमारे सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि नताशा आप ऐसा क्यों नहीं करती, जो आपको सही लगता है आप लिख दीजिए। तो कभी कभी ये भी होता है, ये दूसरा रियलिटी चेक था कि रिसर्च एक तरफ होती है और फिर रिलेशनशिप्स और सही जगह पे सही इंसान दूसरी चीज होती है। बट चलिए, फिर भी मैंने कुछ अपनी तरफ से इंटेग्रिटी लगा के कुछ लिखा और फिर कुछ साल बाद मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लगा, तो मैं वहां चली गई। वहां मुझे पता लगा कि वहां हम जो रिसर्च करके ला भी रहे थे, कभी कभी जो बहुत ही सीनियर अफसर थे या कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपको जो सही लगे आप लिख दीजिए। वो कहते थे कि हमें जो सही लगता है हम लिख देंगे। तो वो तीसरा रियलिटी चेक था कि चले ये भी होता है, ऐसा भी होता है, चाहे कितना ही डेटा क्यों ना दे दें, कभी कभार जो पावर में है उनकी मर्जी और उनके अनुभव से चीज चलती है। लेकिन इन चीजों से डिसहार्टन ना होते हुए मैंने इन सब चीजों को एक सीख समझा कि आप कैसे किसी भी क्षेत्र को आप नेविगेट कैसे करना शुरू करें, रिसर्च का ही सहारा लेते हुए। लेकिन कभी कभी आपने जानना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। अब जिस फाउंडेशन में मैं काम करती हूँ इसमें भी हम रिसर्च करते हैं, लेकिन अब मुझे जो मिलने में आ रहा है कि कभी कभार रिसर्च में अलग अलग फाइंडिंग्स आती हैं, मतलब उसी मुद्दे पे 2 अलग रिजल्ट निकल के आते हैं, स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में। एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे हमने अब आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और जानना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव होगा सोसाइटी पे, अच्छा होगा, बुरा होगा। और यही निकल के आ रहा है ज्यादातर कि दोनों हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च की ये होती है, जो आपकी लाइफ में भी, चाहे आप रिसर्च में करियर बनाए या ना बनाए, आपको ये सिखाती है कि कॉन्ट्रडिक्शंस आर ओके, एंड इनफैक्ट ट्रूथ में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं। तो कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस को साथ लेके आप एक मीनिंग बनाएं किसी भी चीज का, विषय का या खुद का भी। हमारे अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, तो हम उन सारी चीजों को कैसे समझें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बनता है रिसर्च के थ्रू। मेरा जो एक आप सबसे कहना है, आप लोग बहुत यंग हैं अभी और शायद कुछ लोग आप में से सोशल सेक्टर में करियर बनाएंगे और आगे चल के आप भी सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे। उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे दिन आएंगे जब सोशल प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगी, बहुत जटिल लगेंगी, जैसे मुझे लगी थी कि ये तो सुलझ नहीं सकता। उन दिनों आप क्या करेंगे? तो उन दिनों भी आप रिसर्च के स्किल को अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि किसी भी बड़े मैक्रो में ना सोचें, हर चीज को एक छोटे छोटे सवाल में, और जो सबसे नजदीकी सवाल है उसमें ब्रेक करके उस टाइम सोचे कि मुझे इस छोटी सी चीज का समाधान मिल रहा है नहीं, और उससे आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। एक प्रसिद्ध ऑथर है स्टीवन पिंकर करके, वो कहते हैं कि जब भी हम बहुत ही मायूस फील कर रहे होते हैं तो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचें, जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके बारे में सोचें, और सोचें कि ये लोग तो अच्छे हैं। और जैसे हमारे जो गाना प्रस्तुत कर रहे थे जिन्होंने जुगनू की बात की, एग्जैक्टली वही बात है कि अगर आपको कभी भी थोड़ी सी, स्पेशली सोशल वर्क को लेके अगर मायूसी फील हो रही है, तो आप खुद से देखें कि हमारे आसपास के लोग तो अच्छे हैं, तो बाकी लोग भी अच्छे होंगे। जो लोग
नहीं सोच रहे कि हम रिसर्च करेंगे या सोशल सेक्टर में करेंगे और ये फेलोशिप बहुत बढ़िया थी और मेरे रेज्यूमे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मैं किसी अच्छी नौकरी में घुस जाऊँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है कि आप कहीं और अपना करियर बनाएं और प्रोफेशनल फील्ड में जाएं। वहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि रिसर्च के कुछ कोर स्किल्स हैं जो आपके लिए बहुत काम में आएंगे। सबसे पहले है क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ की जिज्ञासा रखना और उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना और खुल के ओपनली अप्रोच करना। दूसरा ऑफ कोर्स होता है सुनना, जो आप सब ने किया, आपने लोगों के इंटरव्यूज किए और सुने। तो किसी भी आप फील्ड में जाएंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको क्यूरियोसिटी एंड डीप लिसनिंग का बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज होती है एम्पैथी। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं, उस बात को समझ पाना, उस बात को अपने से बाहर रख के समझ पाना, वो एम्पैथी स्किल होता है जो रिसर्च बिल्ड करता है। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी वो अनुभव किया अपने में, जो चेंज वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम रिसर्च में सीखते हैं धीरे धीरे, वो खुद की सोच बनाना, फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियन, कि मुझे क्या लगता है और बाकियों सबका सुन के, ये नहीं कि इन्होंने कहा या उन्होंने कहा, पर मेरी क्या सोच है, उस सोच को मैं किस तरह से रिफाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च का स्किल जो लाइफ में बहुत काम आएगा वो है पेशेंस। आपने पेशेंट रहना होता है। हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलता, लेकिन मिलता है इवेंचुअली। और एक चीज़ जो मैंने सुनी, कुछ लोगों से मैंने पूछा था जो स्टॉल्स में भी थे, कि आपने क्या सीखा, एंड कुछ लोगों ने कहा कि हमने जिनको इंटरव्यू किया उनसे बहुत सीखा। और ये बात बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उनसे कुछ निकाल लिया और रिपोर्ट पब्लिश करके हम आगे निकल आए। बात तो तब बनती है जब हम उस रिसर्च को वापस अप्लाई करें और उस सीख को अपनी लाइफ में भी किसी तरह लागू करें। तो ये सब तो मैंने आप लोगों के लिए कहा है। मैं एक कमेंट पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, अगर आप रूम में हैं, कि थैंक यू सो मच कि आपने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल होता है कुछ करना, तो आप अभी किया है एंड प्लीज़ उनको आगे भी करते जाएं। शायद कभी वो कुछ काम करना चाहेंगे जो आपको समझ भी नहीं आ रहा, बट होपफुली आप उनके सपोर्ट में रहेंगे और कम्युनिकेशन भी जारी रखेंगे। मैं ऑफकोर्स पुकार को भी कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ये बहुत ही इनक्रेडिबल प्रोग्राम था। मैं बहुत इंस्पायर होकर जा रही हूँ। मैंने बहुतों के QR कोड्स डाउनलोड किए हैं, तो मैं उन रिपोर्ट्स को डिटेल में भी पढ़ना चाहूँगी। यूजुअली कस्टमरी होता है कि स्पीच के एंड में आप किसी बड़े व्यक्ति को कोट करें, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है या नेल्सन मंडेला ने कहा है, लेकिन मेरे पास किसी का कोट है नहीं, क्योंकि आप सबकी आज प्रेजेंटेशंस देख के मुझे लगता है कि आज के दौर में अब यही ज़रूरी है कि आप अपनी सोच बनाएं, अपनी आवाज़ तलाशें और अपने ही शब्दों में हर चीज़ बयान करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।